ठीक। इससे पहले देखो फिजिकल केमिस्ट्री बताए क्या क्या पढ़ ली फिजिकल केमिस्ट्री। एटम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, है ना, मोल के बारे में। हाँ, तो आज जो हम लोग का क्लास है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेक्चर, जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना होता है वो चैप्टर क्या है, मोल कंसेप्ट। और बिना मोल कंसेप्ट के हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से सीख नहीं सकते। बेसिक सा चीज़ ये है। तो सबसे फंडामेंटल कह सकते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या है। मोल क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का। और हम लोग जो अब जो पूरा वर्क करने वाले तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आता है वो हमारा क्या है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली कुछ टॉपिक पहले मेंशन कर लेते हैं कि मोल कंसेप्ट में हम लोग को क्या क्या देखिए, ये अपना जो मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट पार्ट फर्स्ट, जिसको बेसिक मोल कंसेप्ट है, और एक हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट पार्ट। दो पार्ट में हम लोग को मोल कंसेप्ट पढ़ना है, ध्यान देना। अब दोनों में क्या क्या टॉपिक्स देखना है, टॉपिक्स आप देखिए। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कुछ सम बेसिक आइडियाज। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मैटर। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथ। और यहाँ जो अप्लाइड मैथ आएगा, इस अप्लाइड मैथ के अंदर आपको क्या क्या सीखना होगा। इस अप्लाइड मैथ के अंदर आपको एडिशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद हम लोग जब आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आपका बनता है सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जब हम लोग यहाँ से देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास देखने के बाद हम लोग यहाँ से अब आएंगे इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट। अब हम लोग घुसेंगे मोल कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद इसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा सा देखेंगे वेपर डेंसिटी, और सबसे लास्ट में देख लेंगे या बीच में इसको भी देख सकते हैं ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल
और ये ग्राम आइंस। ये पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे इतने टॉपिक। उसके बाद जब ये पार्ट 2 जब हम लोग का आएगा तो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं। तो जो पार्ट 2 का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मास परसेंट, दूसरा मास वाई वॉल्यूम परसेंट, तीसरा वॉल्यूम वाई वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे मोलैरिटी पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे मोलैलिटी पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे मोल फ्रैक्शन, फिर एक टर्म लेकर के आएंगे नॉर्मेलिटी, फिर एक टर्म लेकर के आएंगे पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन के बाद हम लोग यहाँ से आएंगे लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, जो स्टोकियोमेट्री का पार्ट आ जाएगा। अब फिर इसी में टॉपिक हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर 4 लॉ आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट लॉ, है ना, गैलुसेक लॉ। ये सारा लॉ हम लोग देखेंगे। तो सारा इंट्रोडक्शन जो हम लोग का चलेगा, तो पहले हम लोग ये बेसिक मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसको एडवांस मोल कंसेप्ट कहेंगे। तो पहला बेसिक को स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। आप पहले क्या पढ़े वो हम नहीं जानते, लेकिन अब क्या पढ़िएगा वो हम जानते हैं। और आपका जहाँ स्टार्ट होगा एकदम बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट होगा, और हम लोग वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हम लोग कंटेंट की ज़रूरत है। तो एकदम 0 से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक। इसलिए आपको सारा टॉपिक पहले मेंशन करके दिखा दिए कि हमारा एनसीईआरटी, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना तो आपको क्या कवर करना होगा, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसके बाद जो आपको मॉड्यूल मिल रहा है मॉड्यूल पे फोकस करो। आपको एनसीईआरटी बनाना है, मॉड्यूल बनाना है, उसके बाद जब आपकी टेस्ट कंडक्ट होगी तो आप टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आज आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक फोकस आपको रहना चाहिए कि पर डे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात जानते हो कि नहीं जानते, है ना। तो आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप जितना क्वेश्चन से भागोगे उतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आप थ्योरी कितना पढ़ लो, लेकिन वो थ्योरी का कंसेप्ट आपके पास तभी अच्छे से इंप्लीमेंट आपका रहेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कीजिएगा तो थ्योरी पढ़ के क्या कीजिएगा। मैथमेटिक्स क्या है, आपको थोड़ा कंसेप्ट दिया गया, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते कि नहीं करते हो, करते हो सॉल्व। अगर जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, एक ही टीचर दोनों को पढ़ा रहा है, ए और बी है, ठीक है, तो ए वाले को भी पढ़ाया गया, बी वाले को भी पढ़ाया गया, ए वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, बताइए परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा, ऑटोमेटिक बी का होगा। क्यों, उसने प्रैक्टिस किया, टाइम दिया, आप तो टाइम दिए नहीं। तो केवल थ्योरी पढ़ लेने से, ये टॉपिक का कंटेंट देख लेने से, और जो सपना हम लोग लेकर के चले कि हमको नीट के सेक्शन में जाना है या जेई के सेक्शन जाना है, तो फिर वो संभव नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा, डेली क्वेश्चन बनाना होगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करना होगा, आपको जो कोचिंग की तरफ से मॉड्यूल मिलेगा उस मॉड्यूल को सॉल्व करना होगा। और हमारे साथ पहली बात, मेरे क्लास में आपको कहीं से भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप क्लास में नहीं पूछ सकते, आप हमसे 10 मिनट का डाउट काउंटर ले लीजिए, हम ऑफिस में बैठेंगे, या क्लास में आपको पूछना है क्लास में पूछ लीजिए। लेकिन क्लास खत्म होने से पहले, जब आप क्लास ये छूटेगा, आप घर जाने से पहले केमिस्ट्री के पूरे 100% कंसेप्ट को क्लियर करके करिए। अगर आप क्लासरूम में नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कहीं पे दिक्कत है, आप वहाँ पे पूछिए। यहाँ अगर मान लीजिए घर पे पढ़ गया टॉपिक, कभी आपको दिक्कत हो गया, आप हमसे टाइम मांगिए, 10 से 15 मिनट हम आपको टाइम देंगे, आपका डाउट सारा जो रहेगा सारा डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से, इस टॉपिक को मेंशन कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आइए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला चीज, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, इतना जानकारी होगा, बताइए एलिमेंट्स क्या होता है। एक चैप्टर तो आप लोग कवर किए, एलिमेंट्स क्या होता है। अच्छा, एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अ कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और आयन न्यूट्रल होता है। ओनली और कोई इधर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए लेकिन कुछ पता नहीं, इधर से एक वो बात दी है, वो कुछ अलग ही बोले। तुम लोग में से कोई देखिए, अब समझिएगा एलिमेंट्स है क्या। तो उनको पता है कि इट इज प्योर सब्सटेंस, ये आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना, ठीक। और ये भी बात सच है कि विच कैन नाइदर बी क्रिएट, यही चलता है कहाँ, डाल्टन्स का एटॉमिक पोस्टुलेट में बात चलता है। और कहाँ से आया वो भी आप देखिएगा, नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय, नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब ये जो वर्ड निकल के आया, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट है, अगर आपको कोई एलिमेंट दे देते हैं, क्या आप, एक तो संभव है कि क्रिएट कर नहीं सकते बिकॉज ये कहाँ है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा चीज है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाइएगा किसी भी मेथड से। अगर आपको एक गोल्ड को दे दिया जाए, आप उसको अगर हीट कीजिएगा तो मेल्ट हो जाएगा, मॉल्टेन फॉर्म वापिस छोड़िएगा कहाँ जाएगा, सॉलिड में। जब उसको पीटिएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कट कीजिएगा तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके से क्या है, डिस्ट्रॉय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट जो होता है वो एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है ना। और जो बना होता है एक ही तरह के एटम, एक एलिमेंट में एक ही तरह का एटम होता है। और ये कैसा होता है भाई, तो नाइदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में Fe आपका क्या हो गया, एलिमेंट, कॉपर, जिंक है ना, गोल्ड, सिल्वर, इटिस, बताएंगे अभी सब आएंगे आप, अभी थोड़ा सा यहाँ देखते जाओ। अब तो ये एलिमेंट पे आ गए हम लोग। फिर कहा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे आएंगे हम लोग। यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे जब आ रहे हैं, तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे आ रहे हैं तो पहला क्लासिफिकेशन आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो ध्यान रखिएगा कि फिर एलिमेंट को दो पार्ट में रखा गया। एक होता है नेचुरल एलिमेंट, और एक आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट। अब ये भाई साहब जो नेचुरल एलिमेंट की बात हुआ, नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट किसको कहते हैं, वो एलिमेंट जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, नेचर में, है ना। तो जो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कौन सा एलिमेंट कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट। और नेचुरल एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आता है, तो याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 92 तक, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 92 तक, यानी टोटल एलिमेंट कितना है, 180, जिसमें से एटॉमिक 1 से लेकर के 92 तक कौन सा एलिमेंट हो गया, नेचुरल एलिमेंट। ये कहाँ फाउंड किया जाता है बताइए, नेचुरल एलिमेंट कहाँ फाउंड किया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। कहाँ फाउंड किया जाता है, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ क्रस्ट क्या होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सारे एलिमेंट को माइनिंग के प्रोसेस से हम लोग करते हैं। तो यानी ये सारा एलिमेंट जो है ये कहाँ फाउंड किया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 92 तक। तो कह सकते हैं कि टोटल नेचुरल एलिमेंट जो हो गया, टोटल नेचुरल एलिमेंट जो हो गया, बताइए कितना हो जाएगा, 92
टोटल नेचुरल एलिमेंट हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट की। आर्टिफिशियल एलिमेंट, अब ये एलिमेंट क्या होता है? ये मैनमेड होता है। ये क्या होता है? मैनमेड होता है। तो ये जो एलिमेंट होता है ये कैसा हो जाता है? ये मैनमेड हो जाता है, ये मैनमेड एलिमेंट। तो कह सकते हैं इसको कि इट कैन बी प्रिपेयर इन द लैब। इसको कहां प्रिपेयर किया जाता है? लैब में, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। किसके थ्रू? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। तो ये कहां से कहां तक होता है आर्टिफिशियल एलिमेंट? तो याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर कहां से, अब तो क्लियर हो गया, 93 to 118। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आर्टिफिशियल जो एलिमेंट आ गया वो टोटल आर्टिफिशियल एलिमेंट कितना हो गया? 26। यानी जो पहला हम लोग जो क्लासिफिकेशन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये पहला क्लासिफिकेशन नहीं है। पहला ये है कि भाई एलिमेंट के एग्जिस्टेंस को देखना है, और एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अकरेंस मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। तो अकरेंस के बेसिस पे एलिमेंट को कितने कैटेगरीज में बांट दिया गया? दो कैटेगरीज में बांट दिया गया। एक एलिमेंट कैसा हो गया? नेचुरल। एक एलिमेंट कैसा हो गया? आर्टिफिशियल। नेचुरल एलिमेंट मतलब क्या हो गया? जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो मैनमेड नहीं है, जो मैनमेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय माइनिंग प्रोसेस। माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई करके वहां से निकाला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में। कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट। किसको कहते हैं? फर्स्ट लेयर ऑफ दी अर्थ। कहां से कहां तक हो गया नेचुरल एलिमेंट? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के, तो कह दिए टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 92 हो गया। उसके बाद हम आते हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल क्या हो गया? मैनमेड। क्या हो गया? मैनमेड हो गया। इसको कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? लैब पे। कौन से रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। कौन से रिएक्शन के थ्रू? न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। कहाँ से कहाँ तक होता है? 93 से 180। 93 से तो टोटल आर्टिफिशियल एलिमेंट कितना हो गया? तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बता सकते हो क्या? यहाँ तो फंस गए नहीं। चलता है 1 से 20 तक सबको ध्यान रहता है, उसके बाद फिर कहाँ कुछ ध्यान रहता है कि नहीं? बोलिए। रुबेडियम नहीं होता। देखिए, एक होता है Hg, इसको कहते हैं सीबोर्गियम। एक होता है Cn, इसको कहते हैं कॉपरनीशियम। एक होता है Db, इसको कहते हैं डबनियम। एक होता है Rf, इसको कहते हैं रदरफोर्डियम। सारा एलिमेंट आपको याद करवा देंगे, बस अभी फोकस कीजिए। सारा का सारा एलिमेंट जो है ये कैसा एलिमेंट है? ये आर्टिफिशियल। ये कैसा एलिमेंट है? ये बात आपको पता लगा। तो पहला तो ये देखें, फिर आपको ये पता है कि जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है जिसके बारे में आप स्टडी किए? बताइए, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम। अब एटम के बारे में पढ़े, जब एटम के बारे में डिटेल स्टडी करना होगा, पूरे उसके बारे में पढ़ना होगा, इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या? ये एटम के स्टडी के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है एटम के बारे में, इसलिए आपको एक चैप्टर बनाया गया और उस चैप्टर का नाम क्या पड़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो एलिमेंट बना है ये किससे मिलके बना है? छोटे छोटे एटम से मिलके बना। फिर आगे चल करके जब इसको देखा गया तो एटम के पास भी कुछ पार्टिकल्स दिखाई पड़े। एटम के पास भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़े, और उस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया था? बताइए। सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन? तो सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होता है। कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया? प्रोटॉन, और क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका सिंबल बताइए, तो सभी आपको जानकारी होगा। सिंबल क्या? ई पे, पी पे क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसका बताइए मास क्या होगा, बताओ जी। 9 उधर से बताओ ग्राम में कितना होगा?
1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 को कितना लिख सकते हैं? हाँ, 1000 को एक बार क्या लिख सकते हैं? वो तो 1 ग्राम वैसे हो गया। 1000 को कितना लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। 31 में से मान लीजिए कि 10 का पावर 31 है, और इसमें से माइनस 10 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? -27। कितना आएगा? 20। 31 में से 3 घटाओ, कॉपी पे घटाओ, कितना होगा? तो बात समझ में आया? 21 जीरो का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, समझ गया ना? इसका मतलब इसका मास क्या हो गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ग्राम में कितना? हाँ बोलो बोलो बोलो। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। मैथ भी सुधार जाएगा। आओ, प्रोटॉन का मास बताओ इधर से, जिससे पूछेंगे तुम बताओ कितना होता है। कहाँ कहाँ 27 लिखा है वो हमको दिखा, कहीं लिखा है वो हमको दिखाना ही। बताओ जी प्रोटॉन का मास कितना होता है? नहीं पता। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इधर फोकस करो, यहाँ फोकस, वो सब बाद में देखते रहना। पूरा किताब यहाँ है, यहाँ देखिए। 1.67 बताओ ग्राम में कितना होगा, तुम बताओ। हाँ, माइनस, सोच के बोलो, एग्जैक्ट आंसर बोलो, कॉन्फिडेंस। -24 ग्राम। इसका मास कितना होगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और ग्राम में कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है। चार्ज कितना होता है? चार्ज इधर से बताओ जी, चार्ज कितना होता है? तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कोई नहीं बोले क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था। इधर से आप लोग सब पढ़े ना एटॉमिक स्ट्रक्चर? नहीं पढ़े, छोड़िए। चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है। और इसका इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो इसका क्या लिख लेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। तो बताओ न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 0 होगा कि कुछ और होगा? 0। ठीक है, ये चार्ज की बात की। रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं, रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो रिलेटिव चार्ज ये तो एब्सोल्यूट चार्ज हो गया, इसको कौन सा चार्ज कहते हैं? एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं। क्या एग्जैक्ट चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन के केस में केवल क्या बदल जाएगा? साइन। ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब बार बार इतने बड़े चार्ज को क्यों लिखेंगे? तो एक आसान तरीका को बना लीजिए। तो एक आसान तरीका क्या है भाई? तो रिलेटिव चार्ज को लाया गया, इसको क्या लिख लिए? -1। क्या बताइए, क्लोरीन के ऊपर से अगर ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl पे -1 आता है कि ये वाला चार्ज लिखा जाता है? क्या आता है? तो -1 कौन सा चार्ज है भाई? कौन सा चार्ज है? क्योंकि इतने बड़े चार्ज को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए कौन सा चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं? रिलेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लॉस से गोल होता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखाते हैं? रिलेटिव चार्ज। तो इसका हो गया क्या? -1। इसको क्या कर देंगे? 1। और ये क्या हो जाएगा? 0। अब आइए इसका डिस्कवरी थोड़ा सा बताएं तो डिस्कवरी। हाँ, रदरफोर्ड। किसका डिस्कवरी की है? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए हैं? जे थॉमसन। जे थॉमसन। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किए थे? कौन किए जी? ये एनर्जी से काम नहीं चलेगी, वो एनर्जी आपको दिखाना पड़ेगा। इधर से पीछे से तुम बताओ, पढ़िए एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, ये तो सबसे पहला क्लास, फंडामेंटल सबसे फर्स्ट क्लास यही होता है। बताइए कौन? अब आप तो पूरे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़े होंगे, उसके बाद टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, और कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। पहला 4 लेक्चर तो यही होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। गोल्ड स्टेन। क्या?
GO सॉरी ग्लोड लिखा है, हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए इसको। देखिएगा हो गया ना उधर। अब यहाँ ध्यान, कुछ कंसेप्ट है, एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या होता है प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, Z। तो Z इक्वल टू E और क्या हो जाएगा, यानी जितना Z होगा उतना ही क्या हो जाएगा, E होगा, और उतना ही क्या होगा, P होगा। अगर फॉर एग्जांपल बात करें कि हम Fe ले लेते, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। हाँ याद कर रहा है, 26। इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 26, और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 26। ये बात आता है। फिर दूसरा हम लोग यहाँ से सेकंड में जब मास नंबर निकालते हैं, बताइए तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस ए, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, ठीक है। अब एग्जांपल में यहाँ से एक और फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना ना, ठीक है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस P। अब यहाँ बेसिकली आराम से बता दीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया Fe, या मान लीजिए यहाँ पे Ca 20 और 40, पूछा बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर अभी उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया, और न्यूट्रॉन करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर आ गया कि Ca2 प्लस, Ca2 प्लस, और किसी के ऊपर चार्ज आ गया, किसी के ऊपर चार्ज आ गया, तो फिर वो एटम नहीं, वो क्या बन जाता है, आयन। क्या बन जाता है, चार्ज का मतलब क्या हो गया, आयन। दो होता है, कैटायन और आयन। अब ये चार्ज आ गया तो 20 या 40 तो एटॉमिक नंबर वास्तव में वही रहेगा। अब यहां आपसे पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। पहले तो एटॉमिक नंबर के बराबर लिख दिए, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना घटा देना, माइनस कर देना, या माइनस क्या कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 से 20। क्या प्लस और माइनस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं, क्योंकि ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर। तो जो भी लॉस और गेन होता है वो किस पे इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे। अगर ये तुमसे पूछा कि n पे 3 माइनस, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 7, मास नंबर 40। यहाँ आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन बताइए, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब क्या करना होगा, माइनस की प्लस, प्लस कितना, तो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो गया। ये तो यहाँ बेसिक सा आसान चीज था। अगर आपसे पूछा
ये तो एटम में देख लिया, मॉलिक्यूल के केस में अब आपसे पूछ रहा है CH4 मीथेन है, क्या है मीथेन में, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, कितने लोग बता सकते हैं? वो तो आसान था। हाँ आता है क्या किसी को? बताइए, 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट समय देते हैं, बताइए मीथेन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन। इसी से नीट 2016 में क्वेश्चन आया मोल के टर्म। ये सिंपल है, ये तो पहले पार्टिकल निकालिए, इसी पे बोल दिया था कि बताइए 1.6 ग्राम मीथेन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। वो मोल से क्वेश्चन रेट है, पहले ये तो पता ना चाहिए भाई कि मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तब ना बताएंगे कि कितना मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हुआ क्या? क्या हुआ? नहीं, इधर आप लोग, इधर तुम लोग, तुम्हारा जी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, ये सब चीजें नहीं पढ़े थे तुम्हारा, ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का क्लास है। नहीं निकल, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉरी, इधर कोई ऊपर पेन पकड़ के, क्या हुआ, निकला? नहीं निकला, बोलो आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और गलत, और कोई निकाल सकते हो क्या? आइए यहाँ देखते हैं। अभी आपको कंसेप्ट दिए, छोड़ दीजिए, नहीं निकलेगा, आपको पता है इसीलिए दिए थे। अब यहाँ आइए, हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके इक्वल है? हम एटम इसलिए आसानी से निकाल दे रहे थे क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर पहले से, तो आसानी से निकाल दिए फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन जहां पे मॉलिक्यूल्स आ गया तो मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर तो नहीं होता है, उसका मास नंबर तो नहीं होता है, तो वो चीज हमको बनाना पड़ेगा, वो चीज हमको बनाना। तो जब वो बना लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो जब इसका बनाएंगे यहाँ पे, तो एटम के लिए जैसे एटॉमिक नंबर, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर नंबर आएंगे। तो यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर नंबर, कार्बन कितना है? कार्बन 1 है, 1 लिख देंगे। जब एटॉमिक नंबर निकालने जाएंगे तो इसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 6 लिख दोगे। हाइड्रोजन 4 है, नंबर ऑफ एटम इसका 4 है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1 लिख देंगे। 6 + 4 = कितना बन गया? पहला चीज क्लियर हो गया भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 होगा, प्रोटॉन 10 होगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो जब न्यूट्रॉन के लिए आएंगे तो जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर नंबर निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, तो पहले से क्लास 9 से सिखाया जा रहा है। चलिए, तो 1 है एटम, इसका मास कितना होता है? 12। ये कितना है? 4, इसका मास कितना होता है? तो 12 + 4 कितना हो गया? अब बताइए, पूरा चीज बन गया। अब आसान हो गया निकालना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बताइए एटॉमिक नंबर कितना बन गया इसका? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना। अब जब निकालने जाएंगे न्यूट्रॉन तो क्या कर देना होगा? आप क्या दिमाग लगा देते हैं, कार्बन का जोड़ दो अलग, हाइड्रोजन का जोड़ दो अलग, तो हो गया CH4 का। वो कंसेप्ट नहीं चलेगा। बात समझ में आ गया ये कैसे बनेगा? ये कंसेप्ट या तब ये सिंपल होगी। तो यहां जब पूछा, तो जब आपसे पूछ लेगा आयन की केस, किसके केस में? आयन यानी रेडिकल के केस में, जब यहाँ पे आ जाएगा। मान लो आपसे पूछा CO3 2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका यूज आएगा जब हम लोग मोल का क्वेश्चन करेंगे, यूज आएगा और दिखाएंगे इस पर किस तरह से नीट का क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कौन सा, ये आयन है तो इसके लिए कौन सा निकालेंगे, आयनिक नंबर निकालेंगे। क्या निकलेंगे, और यहाँ क्या निकाल लेंगे, आयनिक मास। बताइए कितना है, 1 इंटू 6 और 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 6 और 24 कितना, 30। इधर आइए, 1 इंटू और 3 इंटू 16, तो 12 प्लस 48 कितना हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ 30 लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, 60। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो निगेटिव है तो प्लस कर देंगे, वही कंसेप्ट जो पहले अप्लाई कर रहे थे। प्लस कितना कर दोगे, तो 32, प्रोटॉन कितना, और 60 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा। नोट कीजिए, एक एक एग्जाम्पल सब पे देंगे बनाने के लिए।